सो वेलकम एवरीवन, दिस इज बिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी वायर होता है या कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, उसकी एक अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है, एक करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी होती है। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम रेजिस्टेंस नाम देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं ढेर सारे रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करूं तो वो किस तरीके से कंबाइन होगा और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब कंबाइन करने के तरीके मेरे पास यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन को, कि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि मेरे पास तीन वायर है। मैंने मान लिया कि एक वायर मेरे पास ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है। तीनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग मतलब मान लेता हूं कि ये मेरा आयरन है, ये मेरा कॉपर है, ये मेरा एल्युमिनियम एंड सो ऑन। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म से रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा सिंबल क्रिएट करते हैं। इसको अगर मैं मिटा लूं तो ये ऐसा सिंबल मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम में अगर मुझे कहीं पे रेजिस्टेंस को शो करना है तो मैं इस तरीके से रेजिस्टेंस शो करता हूं। ठीक, मैं मान लेता हूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। मतलब मेरे पास एक कॉपर है, जब इसमें करंट सप्लाई कर रहा हूं तो कॉपर का जो मटेरियल है वो करंट को अपोज कर रहा है। उस अपोजिंग वाली प्रॉपर्टी को मैं क्या बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस बोल रहा हूं। रेजिस्टेंस क्या है, मेरे पास R1 है। फिर मैंने बोला ये मेरा आयरन है। अब आयरन में मैंने करंट फ्लो किया तो उसकी जो अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोल रहा हूं, R2 बोल रहा हूं। फिर मैंने बोला ये एल्युमिनियम है मेरे पास, जब मैंने एल्युमिनियम में करंट को फ्लो किया तो उसकी जो अपोजिंग प्रॉपर्टी, उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, मेरे पास R3 है। तो इसको इन तीनों का मुझे कंबाइन करना है एक सर्किट में। तो कंबाइन करने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक बोल रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक बोल रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने पहले वायर को ले लिया, पहले वायर के बाद क्या किया, ठीक इसी के एंड से दूसरे वायर को कनेक्ट कर दिया और फिर इसी के एंड से क्या किया, मैंने तीसरे वायर को कनेक्ट कर दिया और इस तीनों वायर को कनेक्ट करने के बाद एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन मेरा क्या कहलाता है, ये कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसको अगर मैं इस वाले को सिर्फ बैटरी से कंबाइन करता तो मैं क्या देखता, मेरे को एक एंड मेरा पॉजिटिव हो जाता और एक एंड क्या बन जाता, एक एंड मेरा नेगेटिव बन जाता। मतलब अगर मैं सिर्फ इस R1 को कंबाइन करता तो एक एंड मेरा पॉजिटिव से जुड़ता और दूसरा एंड मेरा किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जब मैं R2 को कंबाइन करूंगा तो एक एंड मेरा क्या होगा, एक एंड मेरा पॉजिटिव से जुड़ेगा और दूसरा एंड मेरा नेगेटिव से जुड़ेगा। तो इसी तरीके से जब मैं R2 को कंबाइन कर रहा हूं तो एक एंड मेरा कहां जा रहा है, पॉजिटिव से, और दूसरा एंड मेरा कहां जा रहा है, नेगेटिव से। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, तीनों को आपस में कंबाइन कर दे रहे हैं और कंबाइन करने के बाद अब मुझे पता करना है कि तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो चलो मान लेते हैं कि जो तीनों मिलकर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो रेजिस्टेंस कितना होता है, वो रेजिस्टेंस होता है मेरे पास R। मैंने क्या बोल दिया, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों की रेजिस्टेंस को कंबाइन होके वो क्या कहला रहा है, मेरा R कहला रहा है। R की जो मैथमेटिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, R की मैथमेटिकल वैल्यू बनेगी मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगी। ठीक, तो एक बार एक डिराइव करके देख लेते हैं कि किस तरीके से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा। मतलब तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जब मैं कंबाइन करूंगा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो तीनों का सिंपल सम बनेगा। सिंपल अरिथमेटिक एडिशन करके मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब जरा सा बात करते हैं या दिमाग लगाते हैं कि ऐसा क्यों होगा, इसको मैं मैथमेटिकली डिराइव करूं, मेरे को प्रूफ के जरूरत चाहिए कि यही होगा। तो हम क्या करते हैं, इस डेरिवेशन, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, पूरा का पूरा डेरिवेशन ही आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो हमको देखना है कि इस डेरिवेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इस सर्किट डायग्राम को समझते हैं कि सर्किट डायग्राम में एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म होती है। ठीक, मैंने क्या बोला, मेरे पास ये सेल है, सेल मैंने कैसे बोला, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड का मतलब क्या हुआ, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि यहां जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो एनर्जी यहां से फ्लो करेगी और फ्लो करके इस एंड तक आएगी। कब तक आती रहेगी, जब तक कि दोनों न्यूट्रल नहीं हो जाता। ठीक, मैंने बोला जो एनर्जी मेरी फ्लो कर रही है उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है करंट। क्या नाम दिया है, करंट। पर यूनिट टाइम में जो मेरे चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट। तो इमेजिन करो यहां से क्या हो रहा है, यहां से करंट दौड़ लगा रहा है, यहां से करंट दौड़ लगाता हुआ जा रहा है, फिर इसमें 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 जा रहा है, फिर वापस यहाँ जा रहा है। ठीक, जब करंट मेरा इसमें पहुंचा तो ये इसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट किया।
जब करंट मेरा आगे गया तो और ऑब्स्टेकल हुआ, जब करंट मेरा और आगे गया तो और ऑब्स्टेकल हुआ, और फिर भी यहां जाके आ रहा है। तो कितना टोटल ऑब्स्टेकल कितना होगा? 3 बार ये प्लस ये, तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तो मेरी जनरल बात हुई। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली ये समझूं मैं कि जब मैं सिंपल R1 को कनेक्ट कर रहा था तो इसके दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। मतलब अभी मैंने क्या किया हुआ है, अभी लेट सपोज इट अगर मैं इसको 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं तो इसके एक एंड और इसका एक एंड, ये इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा पोटेंशियल का, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट का है और यहाँ पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट का है। तो क्या होगा? एनर्जी मेरी इधर की तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर मैं इसके बीच में कहीं पहुंच जाऊं तो यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट बनेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा मेरा? 5। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करूंगा तो क्या बनेगा? 5 वोल्ट। इसके कहीं बीच में आऊंगा तो ये होगा मेरे पास 2.5 वोल्ट। मतलब यहां और यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 2.5 वोल्ट। और यहां के बीच में जाऊंगा कितना होगा मेरे पास? 7.5। मतलब यहां से और यहां तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा मेरे पास? 7.5 वोल्ट। मतलब जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा। मतलब यहाँ पोटेंशियल बहुत हाई है मेरा और ग्रेजुअली रिड्यूस होता जा रहा है, और रिड्यूस होते 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 कहां पहुंच रहा है? वो मेरा 0 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वायर के दो एंड को पकड़ूं, एक एंड ये है मेरा, एक एंड ये है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। फिर जब मैं इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पकड़ूं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V3 होगा। अब मैं देखता हूं यहाँ पे कि करंट मेरा, जो करंट जा रहा है R1 में वही करंट मेरा R2 में जाएगा और वही करंट मेरा R3 में जाएगा और वापस होता हुआ इधर आएगा। इसका मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो कैसी है मेरे पास? वो कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट का मतलब वो वेरी नहीं कर रही है, चेंज नहीं हो रही है, एक सा करंट जा रहा है। लेकिन जब मैं R1 में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जा रहा है, R2 में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जा रहा है, R3 में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जा रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है मेरा, वो कैसी क्वांटिटी है? वो मेरी वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक, तो अब हमारा यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। इस डेरिवेशन की हमने छोटी सी ट्रिक बना ली है। हमने ये चेक कर लिया कि इस पूरे सर्किट में कौन सा मेरा कांस्टेंट है, कौन सी मेरी वेरिएबल है। तो हम ये देख लिया कि V मेरा वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे V को उठा लेंगे। जब हम V को उठा लेंगे तो कैसा बनेगा? V is equals to V1 plus of V2 plus of V3। इस इक्वेशन को बना लो। जो इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो V कितना होगा? V1 plus V2 plus V3। और ये इक्वेशन मेरी बनके तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। क्या है हमारे पास? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे पास दिया हुआ है कि V is equals to क्या होता है हमारे पास? IR, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं? इस V को रिप्लेस कर देते हैं IR से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? V is equals to IR। अब ये V क्या है? ये V मेरे पूरे सर्किट का पोटेंशियल है। तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल क्या होगा? पूरे सर्किट का करंट, पूरे सर्किट करंट क्या हो गया? I, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास? R। R मतलब कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो भी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो मैंने क्या मान लिया? R मान लिया। अब हम चलते हैं V1 पे। V1 मतलब ये वाले पार्ट पे। तो इसमें क्या है? यहाँ पे करंट कौन सा जा रहा है? हम देख रहे हैं करंट मेरा I ही जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे I ही आ जाएगा। और रेजिस्टेंस में क्या आएगा? रेजिस्टेंस में यहाँ पे क्या है? R1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? R1 आ जाएगा। ठीक, जब हम आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से जब V2 पे जाएंगे तो V2 भी क्या बन जाएगा? IR2। और V3 क्या बन जाएगा? V3 बन जाएगा IR3। तो इस तरीके से मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा? बोथ साइड I अलग कर लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? I मैंने यहां से अलग कर लिया तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से मैंने I से I कैंसिल कर दिया तो अल्टीमेटली क्या मिला मेरे को? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3। तो ये मेरा फाइनल जो मेरा एक्सप्रेशन है वो बनके तैयार हो गया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल सर्किट्स का, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ करते हैं कि जो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो क्या बनेगा मेरा? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको नोट डाउन कीजिए, छोटा सा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को याद रखने के लिए आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है कि कौन सी क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट रहेगी और कौन सी क्वांटिटी मेरी वेरिएबल रहेगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ते हैं अपन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब अब मैं दूसरे तरीके से इसको कंबाइन कर रहा हूं। मेरे पास अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस हैं। मेरे पास 3 वायर है। मैंने बोला एक वायर मेरे पास ये है, एक वायर मेरे पास ये है और एक वायर मेरे पास ये है। मेरे पास 3 अलग अलग प्रकार के वायर हैं और तीनों को ही मैं पैरेलली कंबाइन कर रहा हूं। पैरेलली कंबाइन करने का मतलब कैसा, अब मैं इसको ऐसे सीरीज वाइज कंबाइन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैंने तीनों को एक पॉइंट से यहां जोड़ दिया और तीनों को मैंने यहां पॉइंट से यहां जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या कर दिया, ये किसी बैटरी से कंबाइन कर दिया और ये मेरा यहाँ पे तैयार हो गया। यहाँ पे दिखा दे रहा हूं कि ये मेरा हायर पोटेंशियल है और ये मेरा लोअर पोटेंशियल। इस बैटरी सेल को या बैटरी के सिंबॉलिक फॉर्म मेरा इस तरीके से होता है। एक ये जो मेरी बड़ी लाइन है ये क्या दिखाती है, ये मेरी हायर पोटेंशियल को दिखाती है और ये छोटी लाइन है मेरी किसको दिखाती है, नेगेटिव पोटेंशियल को। ठीक, इसके पास जो रेजिस्टेंस उसको मैं R1 नाम देता हूँ, इसके पास जो रेजिस्टेंस उसको R2 नाम देता हूँ, इसके पास जो रेजिस्टेंस उसको R3 नाम देता हूँ। मैंने बोला यहाँ से करंट दौड़ लगाएगा, दौड़ के वापस कहां जाएगा, माइनस में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ से दौड़ लगाया तो इस करंट को क्या नाम देते हैं, इस करंट को नाम देते हैं I। जब ये करंट यहाँ से दौड़ता हुआ जा रहा है और इस पॉइंट पे जाता है, अब इसको 3 रास्ते मिलते हैं तो क्या होगा, करंट मेरा 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक का नाम बन जाएगा I1 और दूसरे का नाम रख दिया हमने I2 और तीसरे का नाम रख दिया हमने I3। ये I1 I2 I3 किस हिसाब से जाएगा, ये जाएगा रेजिस्टेंस के हिसाब से। जो वायर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा करंट उतना कम जाएगा। मतलब यहां तो करंट दौड़ता हुआ आया और आके इस पॉइंट पे रुक जाएगा। रुकेगा मतलब समझाने के लिए बोला, रुकेगा नहीं, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे इसको चेक करेगा कि ये मेरे को ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है तो इसके पास थोड़ा सा ही करंट जाएगा। ये बोलेगा यार मेरा बहुत रेजिस्टेंस कम है तो आगे, तो मैक्सिमम करंट मेरा इधर दौड़ निकल जाएगा। ये बोलेगा मेरे पास रेजिस्टेंस और कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो मैक्सिमम करंट कहां चल जाएगा, इधर चल जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है, जो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस वायर में थोड़ा सा ही करंट जाएगा और जो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा करंट उतना ज्यादा जाएगा। ठीक, तो मैंने बोला करंट यहां से दौड़ लगाया तो यहां से 3 भागों में डिवाइड हो गया। जो भी होगा कम ज्यादा हमने नाम रख दिया I1 I2 और I3। ये I1 यहां से दौड़ता हुआ जाएगा, यहां जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ये I2 यहां से दौड़ता हुआ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ये I3 दौड़ता हुआ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। कंबाइन होकर वापस I बन जाएंगे और वापस I होके फिर आ जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी सर्किट काम करती है। ठीक, तो अब मैं देखूं कि मेरा I कैसी चीज है, I मेरी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ये वेरी कर जा रहा है, बदल अलग अलग हो जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है। अब दूसरा, जब I वेरिएबल देखूं तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं देख रहा हूं कि R1 के जो 2 एंड हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा एंड ये, वही एंड R2 के लिए भी है और वही एंड R3 के लिए भी। इसका मतलब तीनों के ही बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा कॉमन है, वो मेरा कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कैसा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कांस्टेंट हो गया। और अभी हमने ट्रिक क्या सीखी है, अभी हमने ट्रिक सीखी कि हमें कांस्टेंट को छोड़ देना है और वेरिएबल को उठा लेना है। जब हम वेरिएबल को उठा लेंगे तो अल्टीमेटली वेरिएबल क्या है मेरे पास, I। तो I क्या बन जाएगा, I is equals to I1 plus of I2 plus of I3। तो ये हमारा पहला कीवर्ड हुआ जहां से हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये क्या बना मेरे पास, I is equals to I1 plus I2 plus I3। हमने कहां से बनाया, I is equals to I1 I2 I3, ये बना दिया हमने। ठीक, अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको ओम्स लॉ से रिप्लेस कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोल रहा है मेरे पास V is equals to IR। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, I चाहिए, तो I क्या बन जाएगा, I बन जाएगा I is equals to V upon R। तो इस I को रिप्लेस कर सकता हूं मैं V by R से। कैसा, I मेरा पूरे सर्किट का करंट है तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक, I को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, V by R से। अब चलते हैं I1 पे। I1 मतलब एलिमेंट 1 की बात कर रहा हूं। एलिमेंट 1 की बात क्या होगा, इसका पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल तो V ही है, तो अल्टीमेटली V ही रहेगा। और रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा मेरे पास, R1। इसमें क्या है रेजिस्टेंस मेरा, R1। इसमें रेजिस्टेंस क्या है, R2। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, V अपॉन का R2। और इसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा मेरे पास, V अपॉन का R3। अब इसी इक्वेशन में क्या करता हूं, V में कॉमन कर लेता हूं। तो जब मैं V कॉमन कर लिया, क्या बचेगा मेरे पास, यहां बचेगा मेरे पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। यहां क्या करता हूं, V से V में काट देता हूं तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस ऑफ 1 अपॉन R2 प्लस ऑफ 1 अपॉन R3। इस तरीके से क्या होगा, मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला बन गया। वो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी बहुत ही कम आती है, बहुत ही माइन्यूट, इवन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है। तो मेरे पास एक फाइनल कंक्लूजन क्रिएट हुआ कि अगर मैं अलग अलग प्रकार के वायर को सीरीज में लगाता जाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहले R1 से R2 जुड़ जाएगा, R2 से R3 जुड़ जाएगा और इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो बहुत ही थोड़ा सा बनेगा। अब इसको थोड़ा सा एनालिटिकली समझते हैं कि किस तरीके से होगा। मैंने बोला कि करंट यहां जा रहा था तो अभी इसको सिंगल वायर मिल रहा था। जैसे ये सिंगल वायर से अब क्या हुआ, इसको 3 वायर मिलना स्टार्ट हो गए, ट्रिपल वायर मिल गया। 3 वायर मिले तो क्या हुआ, तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट को इजीली फ्लो होना पड़ेगा, उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। मतलब यहां से मेरा जो करंट जा रहा था वो छोटे से रास्ते से जा रहा था, उसको 3 अलग अलग रास्ते मिल गए, और जब 3 अलग अलग रास्ते मिल गए तो कुछ इधर बढ़ गए, कुछ इधर बढ़ गए, कुछ इधर बढ़ गए, ऑल ओवर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो गई और इजीली मूव करते गए और वापस कनेक्ट होकर यहां आ गए। मतलब ये बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम आएगी और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत आएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा होम डोमेस्टिक सर्किट होता है, मतलब हम घर के अंदर जो जितने भी सर्किट हमने बनाए हुए हैं, कहीं पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है, कहीं पे हमने एक फैन लगाया हुआ है, कहीं पे हमने एक ट्यूबलाइट लगाई हुई है, तो ये सारी चीजें हम किस वे में कनेक्ट करते हैं, ये हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और फायदा होता है, क्या फायदा होता है कि लेटर सपोज दैट यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हुई है, एक CFL लगा हुआ है, लेटर सपोज दैट, और किसी वजह से ये बल्ब मेरा खराब हो गया। खराब होने का मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे मेरा ऐसा वायर से करंट जाएगा, एक रेजिस्टेंस ओवर होता है, ये जब ये बल्ब खराब हुआ तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस मेरा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब हुआ तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये बल्ब मेरा खराब हो गया, यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो गया, बट उसके बाद भी मेरा फैन चलता रहेगा, उसके बाद भी मेरी ट्यूबलाइट चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा, अगर मैंने ऐसा बोला कि मैंने इधर बोला कि एक मेरे पास ये बल्ब है मेरे पास, और फिर दूसरा बल्ब मैंने ऐसा लगा दिया और तीसरा बल्ब मैंने ऐसा लगा दिया, ठीक। अब जब करंट मेरा यहां से जाएगा और ये मेरा खराब हो गया, ये खराब हो गया तो सर्किट यहीं बंद हो जाएगा मेरा, जब सर्किट यहीं बंद हो गया तो ये, जब ये खराब हुआ तो ये बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा और ये बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे अप्लायंसेस को लाइन से लगा दूं और एक भी अप्लायंस मेरा अगर खराब होता है तो सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनमें करंट पहुंचना बंद हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर एक सर्किट मेरी बंद हो जाती है तो बाकी की सर्किट मेरी पूरी की पूरी चालू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास बात आती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एडवांटेज है, मुझे पैरेलल में एडवांटेज मिलता है। क्या मिलता है, एक तो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट मेरा इजीली मूव कर पाएगा। दूसरा, अगर एक अप्लायंस खराब होता भी है तो बाकी के अप्लायंसेस अपने आप काम करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, और दूसरा, अगर कोई अप्लायंस खराब हो जाएगा तो पूरी की पूरी सर्किट को खराब कर देगा और पूरी सर्किट हमको दोबारा से चेंज करनी पड़ जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक हुआ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक आध न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल पे, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या बोलता है। न्यूमेरिकल बोल रहा है हमारे पास 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई। मतलब सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक 5 वोल्ट है, सॉरी 5 ohm है, एक मेरे पास 10 ohm का है और एक मेरे पास 15 ohm का है, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 पॉइंट। पहला कितना है, पहला वाला मेरा 5 ohm का है, दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला मेरे पास 10 ohm का है, और तीसरा वाला कितना है, तीसरा वाला मेरे पास 15 ohm का है, ठीक। अब ठीक बात है, यहां से मेरे पास क्या होगा, यहां से मेरे पास करंट मूव करेगा, करंट मूव करने के बाद इधर जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इधर जाएगा, मतलब होल पूरे सर्किट में करंट मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं इसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछा, मतलब मुझे क्या क्या पता करना है, मुझे सबसे पहले R पता करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस मेरा कितना होगा। फिर क्या पूछा है, द करंट दैट फ्लो इन द सर्किट। ये करंट की वैल्यू को भी पता करना है, मतलब क्या पता करना है, I को भी पता करना है।
ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, द करंट दैट फ्लो इन द सर्किट एंड इन ईच रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस में भी करंट को पता करना है। तो हम जानते हैं यही आई इसमें जाएगा, यही आई इसमें जाएगा, और मतलब बेसिकली मेरे को आई ही पता करना है और कुछ पता नहीं करना। फिर क्या बोलता है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। मतलब क्या, यहाँ पे मेरे को V1 पता करना है, यहाँ पे V2 पता करना है, और यहाँ पे V3 करना है। मतलब क्या क्या पता करना है, V1, V2 और V3, ये तीन चीज हमको पता करना है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं। तो R कैसे निकालेंगे, R निकालते हैं हम, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, R इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 प्लस 15। तो कितना हो गया हमारे पास, R इज इक्वल्स टू 15, 5, 20, 20 और 10, 30। तो ये सीधा क्या बन गया मेरे पास, 30 ओम। तो मेरे पास जो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 ओम। ठीक, अब हम करंट निकालते हैं। तो करंट कैसे निकाल सकते हैं, करंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR। यहां से क्या बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो I इज इक्वल्स टू V कितना है मेरे पास, V है मेरे पास 12 अपॉन का क्या बन जाएगा 30। 12 बाय 30 को आप सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड कर दो, आप किससे 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 2 6 12, और ये बन जाएगा मेरे पास 2 बाय 3, 3 2 जा और 3 5, मतलब 2 बाय 5 आ गया। तो I क्या आ गया मेरे पास, I आ गया मेरे पास 2 बाय 5, और 2 बाय 5 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 2, आई थिंक सो। इसको 10 कर लो, ये ऊपर 4 हो जाएगा, 4 बाय 10 मतलब दैट इज 0.4 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस आया मेरा 30 ओम और करंट आया मेरा 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरा दो चीज निकल गया। अब क्या पता करना है मेरे को, V1, V2 और V3 पता करना है, V1, V2 और V3। तो V1 मैं कैसे पता करूं, यहाँ पे मेरे पास I आया और R की वैल्यू दी है, और V1 पता करना है और I की वैल्यू भी दी हुई है। मतलब मैं फिर से ओम्स लॉ यूज कर सकता हूँ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोल रहा है V इज इक्वल्स टू IR, और मुझे क्या पता करना है, मेरे को V1 पता करना है। V1 तो क्या हुआ, I तो मेरा यहाँ गया, तो यहाँ मिलेगा मेरे को R1 में गया, तो V1 इज इक्वल्स टू IR1 हो गया। तो यहाँ से हम V1 पता कर सकते हैं। तो V1 कैसे पता करेंगे, सबसे पहले करंट क्या है, करंट मेरा यहाँ से उठा लेता हूँ, ये क्या है मेरे पास 0.4, और R1 कितना है, R1 हम पहले जानते हैं, R1 हमारे पास है 5 ओम। तो ये क्या हो गया मेरे पास 5। ठीक, इस V1 को सॉल्व कर लो, 0.4 हमने अभी यहाँ पे बनाया 2 बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 बाय 5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या आ गया V1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम V2 निकाल सकते हैं। तो V2 कैसे निकालने हम, V2 इज इक्वल्स टू I इंटू का R2। तो I क्या है मेरे पास, I है मेरे पास 2 बाय 5, और R2 क्या है मेरे पास, R2 है मेरे पास 10, 5 1 जा और 5 2 जा, तो अल्टीमेटली V2 क्या आया, V2 आया मेरे पास 4 वोल्ट। इस तरीके से हम V3 भी निकाल लेते हैं। तो V3 कैसा आएगा, V3 कैसा हो जाएगा, ये मेरा V2 बन गया, और ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा V1 बन जाएगा। अब चलते हैं V3 पे। तो V3 कैसा आया, V3 बराबर 2 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये क्या हो गया 5 1 जा और 5 3 जा, 3 2 जा 6। सो V3 की वैल्यू क्या हो गई, V3 की वैल्यू हो गई 6 वोल्ट। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमने V1, V2, V3 भी निकाल दिया, I भी निकाल लिया, और I निकालने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो ये न्यूमेरिकल हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन की होंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक टॉपिक हमारा कवर होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो के साथ। थोड़ा सा एक नया टॉपिक होगा, वो होगा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और पावर। तो इन दो टॉपिक के साथ अपना अगला वीडियो तैयार होगा। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।